हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। आज हम जो है थिन फिल्म्स में जो इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिगर फर्स्ट में दिखाया है एक थिन फिल्म जिसका थिकनेस है T और वो एक मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N और OA जो है वो रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हुआ है सरफेस XY पे ऑफ द फिल्म और ये जो रे ऑफ लाइट है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ है अलोंग AC और पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ है अलोंग AB। अब यहाँ पर B है, उधर क्या होगा, जो पार्ट ऑफ रे है वो रिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स BA डैश और दूसरा पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होगा अलोंग BD, बाहर की तरफ ट्रांसमिट होगा अलोंग BD। और जो पॉइंट A डैश है, एट पॉइंट A डैश अनदर पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। जो रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रांसमिट हुआ है बाहर की तरफ अलोंग B डैश D डैश, जब सुपर इम्पोज करेगा रे BD पे तो हमें मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। R जो है वो मिड पॉइंट है B डैश का और A डैश R जो है वो नॉर्मल है सरफेस X डैश Y डैश पे एट पॉइंट R। किस पॉइंट पे? R पॉइंट पे। तो जो सिमेट्री है फिगर का, उधर हम देख सकते हैं कि जो एंगल BA डैश R है और जो एंगल B डैश A डैश R है वो दोनों R के बराबर है। अब ये कैसे आता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो R है तो ये वाला एंगल भी R होगा बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। जब ये वाला एंगल R होगा तो ये वाला एंगल भी R होगा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। अब ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R होगा, अल्टरनेट एंगल है। अब ये वाला एंगल जो है वो भी इंसिडेंट एंगल है तो ये वाला एंगल विच इज रिफ्लेक्टेड एंगल वो भी R होगा। ठीक है, यहाँ पे R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले एंगल R जहाँ पे आया है वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। जो B डैश S है वो नॉर्मल है ऑन द रे BD। जो रे BD है उधर नॉर्मल है B डैश S लाइन और जो एंगल है B डैश S वो जो है I के बराबर है। ये जो एंगल है वो I के बराबर है। अब ये एंगल I के बराबर कैसे होगा? ये जो एंगल है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो एंगल है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है वो दोनों सेम है। अब ये जो एंगल है अगर हम इसको कंसिडर करें तो वो 90 है, तो ये जो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल होगा वो होगा 90 माइनस I और ये जो S एंगल है वो कितना है, वो है 90। तो 90 माइनस I प्लस 90 प्लस हम B डैश के एंगल को X कंसिडर करेंगे वो बराबर आएगा 180 के। जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो तीन एंगल्स होता है उसको हम सम करेंगे तो आता है 180 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा B डैश एंगल इज इक्वल टू I। तो ये जो B डैश एंगल है वो है हमारा I एंगल। पॉइंट S के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रे BD वो जो है किसके बराबर होगा, BD डैश के डिस्टेंस के बराबर होगा बियॉन्ड द पॉइंट B डैश के बाद। ठीक है, मतलब कि ये S और B डैश के बाद जो रे दोनों है वो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देयरफॉर जो पाथ डिफरेंस होगा रे के बीच में, कौन से रेस, BD और B डैश D डैश के बीच में, वो हमें कैसे मिलेगा, BD में ये जो BS वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, B डैश D डैश में तो पूरा BA डैश B डैश जो है वो एक्स्ट्रा पाथ है। तो हमें पता है जो पाथ डिफरेंस है वो ऑप्टिकल पाथ के डिफरेंस के बराबर होता है। तो ऑप्टिकल पाथ जो है ज्योमेट्रिकल पाथ जो कि यही AB BA डैश वो है हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा तो n पुट करेंगे और BS डैश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 क्योंकि ये वाला मीडियम है एयर। ठीक है, तो हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू n BA डैश प्लस AB डैश, यही पाथ एक्स्ट्रा है, माइनस BS जो है इस दूसरे वाले रे का एक्स्ट्रा पाथ है और ये जो है एयर में है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा।
यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बी आर ए डैश कंसिडर करेंगे, जहाँ पे ए डैश जो है वो आर के बराबर है और आर एंगल जो है वो 90 है। ठीक है, तो ए डैश आर हो गया हमारा बेस और ए डैश बी हो गया हमारा, या बी ए डैश हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है वो कॉस ऑफ आर के बराबर होगा, कॉस ऑफ एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल आर है तो कॉस ऑफ आर हमारा बराबर आएगा बेस विच इज ए डैश आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज ए डैश बी या बी डैश ए। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया है बी ए डैश और ए डैश बी डैश इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल, ए डैश बी आर और ए डैश आर बी, ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए एस ए कॉन्ग्रेंस से। एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रेंस रूल है उसके मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे ए डैश एंगल दोनों का आर है और आर एंगल दोनों में 90 है, और वो वाला लाइन जहाँ पे ये दोनों एंगल है दैट इज द कॉमन साइड ए डैश आर है, तो ये जो है कॉन्ग्रेंट हुआ, तो रिमेनिंग एंगल और साइड्स भी इक्वल होगा, तो उसके मुताबिक ए डैश बी और ए डैश बी डैश इक्वल होगा। हम बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। हमें पता है बी ए डैश जो है वो ऊपर वाले रिलेशन के मुताबिक ए डैश आर अपॉन कोस आर के बराबर है, और ए डैश आर जो है वो थिकनेस ऑफ फिल्म के बराबर है, तो बराबर आएगा टी अपॉन कोस आर। अब इसी ट्राइंगल में हम देखेंगे साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी आर और हाइपोटेन्यूस है ए डैश बी, तो हमें मिल गया साइन आर। अगर हमें बी आर चाहिए तो बी आर बराबर आएगा बी ए डैश साइन आर के, और हमें पता है बी ए डैश विच इज इक्वल टू टी अपॉन कोस आर, तो टी साइन आर अपॉन कोस आर आएगा। अब हमें ये भी पता है कि साइन आर अपॉन कोस आर जो है वो 10 आर के बराबर होता है, तो बी आर जो है वो टी 10 आर के बराबर आएगा। नाउ हम कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बी बी डैश एस। यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पर है? एस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन ऑफ आई अगर हमें निकालना है तो साइन ऑफ आई बराबर आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है बी एस, हाइपोटेन्यूस है बी बी डैश। अब बी बी डैश का मिड पॉइंट है आर, तो हम बी बी डैश की जगह पे 2 बी आर लिख सकते हैं। मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है बी बी डैश को, तो बी आर 2 बी आर हम लिख सकते हैं, तो हमें मिलता है 2 बी आर का वैल्यू हमने अभी निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में 2t10r। t10r जो है वो हमारे बी आर का वैल्यू है। ना हम बी एस निकालेंगे। बी एस जो है ऊपर वाले रिलेशन के मुताबिक बी बी डैश साइन आई के बराबर आएगा। बी बी डैश जो है वो 2t10r है और साइन आई का वैल्यू हमें लिखना है, तो हमें मिल गया बी एस का वैल्यू, और वो है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमें मिला है बी ए डैश बी डैश और बी एस, उन सारे वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एन। बी ए डैश का वैल्यू है टी अपॉन कोस आर, ए डैश बी डैश का वैल्यू है टी अपॉन कोस आर, माइनस बी एस का वैल्यू है 2t10r साइन आई। यहाँ पे t अपॉन कोस आर 2 बार है, तो हम 2t अपॉन कोस आर लिख सकते हैं, माइनस 2t साइन आर 10r की जगह पे हम साइन आर अपॉन कोस आर लिख सकते हैं इंटू साइन आई। फिर उसके बाद हम 2nt को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कोस आर, और इस वाले केस में अंदर बचेगा साइन आर साइन आई डिवाइडेड बाय n अपॉन कोस आर, क्योंकि इस वाले टर्म में कोई n है नहीं और हमने n को बाहर कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे डिवाइड में भी आएगा। अब स्नेल्स लॉ के मुताबिक जो n है वो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर के बराबर आता है, तो ब्रैकेट के अंदर हम n के जगह पे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर लिख सकते हैं। वही हमने किया है।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2nt 1 अपॉन कोस आर माइनस साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कोस आर विच इज इक्वल टू 2nt 1 माइनस साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर आएगा। यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसे हमने कैंसिल किया है और जो बचा है वही हमने लिखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हमें पता है कोस स्क्वायर आर के बराबर आता है, तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर आर। तो हमारा जो डेल्टा है वो बराबर आएगा 2nt कोस आर के, क्योंकि नीचे कोस आर है ऊपर कोस स्क्वायर आर है तो एक हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन एट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे, यहाँ पे ट्रांसमिटेड रेज है, तो एडिशनल फेज डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा जैसे कि पहले वाले रिफ्लेक्शन वाले केस में हुआ था। मैक्सिमम तभी अक्वायर होगा जब पाथ डिफरेंस पी लैम्डा के बराबर हो। पाथ डिफरेंस अभी हमने निकाला था, उसका वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू पी लैम्डा, यही पे हमें मिलेगा मैक्सिमम, जहाँ पे पी जो है 0 1 2 3 सो ऑन के बराबर है। फिर उसके बाद जो मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमें तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस जो है कोई ऑड नंबर इनटू लैम्डा अपॉन 2 के बराबर हो। यहाँ पे 2p+1 जो है वो एक ऑड नंबर है इनटू लैम्डा अपॉन 2, उसी को हम पुट करेंगे। डेल्टा हमने पहले निकाला था तो यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमम। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न का नेचर क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है रेस बी डी और बी डैश डी डैश का वो डिफर करता है एक लार्ज अमाउंट से, इसीलिए जो मिनिमम है वो कुछ ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होगा। This affects the distinction of interference pattern as a whole, और जिसकी वजह से जो interference pattern है as a whole उसमें distinction जो है वो कम आएगा, या जो distinctness है उस पे affect होगा मिनिमम के डिस्टिंक्ट नहीं होने की वजह से। और जो इंटरफेरेंस हमें मिलेगा वो जो है मोस्ट डिस्टिंक्ट तब होगा जब इंसिडेंस का एंगल कितना होगा 45 डिग्री। जब 45 डिग्री मिलेगा तो हमें जो है डिस्टिंक्ट अलग सा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन इन थिन फिल्म्स की वजह से जो इंटरफेरेंस मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम कंपेयर करेंगे। अभी हमने ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से जो पैटर्न मिलता है उसके बारे में पढ़ा है, तो इधर क्या डिफरेंस है। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशंस को, जो हमने आंसर में इक्वेशंस निकाला था पहले वाले कंडीशन में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो चीज हमें डार्क नजर आएगी, जो फ्रिंज, जो फिल्म में जो पार्ट हमें डार्क नजर आएगा वो जो है ट्रांसमिटेड सिस्टम में ब्राइट होगा, एंड वाइस वर्सा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।